अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ माह मलिका बाय मरियम मुज़फ़्फ़र एपिसोड 48। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं। साथ ही ये भी बताएं कि आप किस कंट्री के शहर से मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाब मुनसिफ। निखरी निखरी सी सुबह की इब्तिदा नाखुशगवार हुई। अब तो ये माह मलिका में रोज़ाना की कार्रवाई थी। इंसानों को अपने मज़ाह और लुत्फ़अंदोज़ी की खातिर इस्तेमाल करते आए दिन एक नया मसला चिंगारी की तरह जल उठता था। अब तो गुल भी इन झमेलों से बेजार आ चुकी थी। देखने को क्या था, 3 माह बाद नए बेवकूफ़ों को लाकर मैदान में चारों ओर से कैद करते और फिर तमाशबीन बने किसी की कमज़ोर मौत पर हंसते तो किसी की मकरूह दिमागी पर सीटियाँ और तालियाँ पीटते। शाही तख्त पर बेजारी से गाल तले हाथ रखे मुख्तलिफ सब्ज रंगों से बने शिफॉन के लिबास में मौजूद थी। हमेशा की तरह इर्द गिर्द लोग थे और सामने सवाली। एक पल को गुल के दिल में आया, अब इस सब पर लानत भेजकर गहरी नींद में चली जाए। आपके एहतजाज का मकसद। शहजादी अबील सफ़ेद सुनहरी काफ्तान पहने चबूतरे के सामने खड़ी थी। इख्तिलाफी ग्रोह से उठती एक औरत आगे आई और चुपती निगाहें गुलजान के चेहरे पर गाड़ी। हम इंसान हैं, कोई भेड़ बकरी नहीं कि हमारी बांगे कोई और संभाले और किसी भी ऐरे गैरे को हम पर मुसल्लत कर दिया जाए। गुल ने आंख के किनारे से उस औरत का सुर्ख गुलाबी चेहरा देखा। क्या मालूम ये भी मोहरा हो, तभी तो ऐसी बुनियादी बातें कर रही है। हम सब की बाहमी ख्वाहिश है कि नाज़िम बदला जाए और इस अमल की पैरोकारी इन घिसे पिटे उसूलों के बजाय जमहूरी राय पर हो। गुस्से से नथने फुलाते कहा तो उसके साथ ही लोगों ने भी दफाई नारे बुलंद किए। इन सब की आवाज़ उसके सर पर हथौड़ी की तरह लगी। अगर कुमारी ने उससे हदफ ना उठाया होता तो गुलजान वहीं उन पर हकीकत की परत खोल देती। हैरत है कि एक औरत ही औरत पसंद निज़ाम के खिलाफ एहतजाज कर रही है। वज़रा में से किसी ने तल्खी से कहा, यह औरत पसंद या मर्द पसंद निज़ाम नहीं, यहाँ बस ताकतवर की तरवीज होती है और कुछ लोग आसाइशात में जीते हैं जबकि उनके मुकाबले पस्ती में मौजूद इंसान मज़ीद दबते जाते हैं। इसी औरत ने वज़ीर की आंखों में देखते हकीकत का नक्शा खींचा। तुम लोगों ने हमें हुकूक दिए हैं, कितने हैं? दिए ही कितने हैं? बस जो डंडा लहराए वो बहादुर, जो नरम पड़ जाए वो बुज़दिल। औरत छोड़ो, मर्द छोड़ो, यहाँ तो बच्चे तक तुम सबके एहतसाब से महफूज नहीं। गैर एहतजाजी लोगों के चेहरे पर सवालिया निशान बने। अनाज और खाने में कमी हुई तो सबको एक तरफ लगाकर बस सिपाहियों का पेट भर देना कौन सी एतदाल पसंदी है? मजमे में से मौजूद एक लड़के ने सवाल बुलंद किया। खून अतिया करने की बारी आई तो हम सब ने दिया, माँ सिवाय इन गद्दी नशीन और उसके पालतुओं ने। ये एसार का कौन सा दर्जा है? एक निस्बतन पक्की उम्र की औरत ने काबीना की जानिब हाथ बुलंद किए। जिन वज़रा के ज़मीर जिंदा थे वो बगले झांकने लगे, जिनके ज़मीर अबदी नींद सो चुके थे वो बेअसर रहे। सिर्फ इस बिना पर कि कुछ लोग यहाँ से फरार हो रहे थे, बगैर कोई ठोस सबूत के उनको संगीन सज़ा का ऐलान कर देना ज़वाब्त नहीं, जुल्म है। यूनुस के कहने पर लोगों के दफाई नारे बुलंद हुए। अलमीरा के लिए गए फैसलों का जवाब वो गुलजान से मांगने आए थे। मर्द का राज हो या औरत की हुक्मरानी, जुल्म और नाइंसाफ़ी हर जगह है। हकीकत का थप्पड़ बहुत गहरा वार कर गया। नज़र चुराते गुल ने बेख्तियार दरबार की दाएं कतार को देख लिया। माह कामिल उसे देखते मायूसी से मुस्कुरा रही थी। तर्क मलिका का तन बदन भड़कती आग की तरह जल उठा। हमने आपकी राय सुन ली है, जल्द फैसला भी होगा, अपनी तरफ से कहते अबील ने मामला टाल मटोल किया। जब अवाम में तनफुर की लहर दौड़ी, अगर सिपाहियान इन्हें ना रोकते तो यकीनन वो गुल को तख्त से खींचकर उतार चुके होते। हमारा फैसला अभी होगा, यूनुस ने चिल्लाते हुए नारा लगाया। गुल ने आंखें बंद करते गर्दन पीछे गिराती। एक तरफ मौजूद निगार का चेहरा बेतासुर था जबकि कामिल का पुरलुत्फ। लोगों का शोर बुलंद हुआ, उनकी बातों में जहर था। गुल जानती थी ये उस नशे का असर है, उनके लफ्ज़ों में नफ़रत थी। गुल जानती थी ये माह मलिका के इरादे हैं। उनकी आंखों में लहू था। गुल ने खुद को समझाया, ये सब माह मलिका का कसूर है, मैं मुल्जिम नहीं मजलूम हूँ। ज़ेर लब कहते उसने आंखें खोली। 13 दिन, बस 13 दिन और फिर ये जहन्नम ख़त्म हो जाएगी। और सब अभी भी भपरे हुए थे। गुलजान
जब गुलजान ने हाथ उठाया, आहिस्ता से तमाम आवाज़ें बंद हो गई। आपकी फरियाद मैं पूरी करूंगी। लब और लहजे में एक अज़म था। वो वक्त की हुक्मरान थी। खुद के मसाइल पशे पश्त डालकर लोगों के लिए जीना था। जहाँ निगार के चेहरे पर साया आया, वहीं कामिल ने नागवारी से आईब्रो उचकाई। मैं समझ चुकी हूँ कि हुक्मरान होना निहायत मेहनत कश काम है, और यही कि मैं इसकी अहल नहीं हूँ। लोगों का शोर अचानक ही मद्धम हो गया। तो ठीक है, मैं मलिका के मकाम से हटने को तैयार हूँ। हम दोबारा मलिका माह के इंतखाबात रखेंगे। जो कोई भी उम्मीदवार है, कल तक अपना नाम अबील को लिखवा दे। लेकिन अवाम की खुशियों में वक्फा आया। अगर कोई इस ताज और तख्त के काबिल ना हुआ, तो गद्दी नशीन मेरी मर्जी के मुताबिक मुंतखब होगा। माह निगार और माह कामिल ने तशवीश भरी निगाहों का तबादला किया। ये कौन सी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? अपनी बात खत्म करके गुल मसंद से उतरने लगी, जब अवाम की नई ख्वाहिश ने आवाज़ उठाई, क्या मलिका का हुक्मरान होना ज़रूरी है? क्या कोई बादशाह यहाँ हुकूमत नहीं कर सकता? उस अधेड़ उम्र सहमे आदमी की पुकार पर जैसे हॉल में सबको सांप सूंघ गया। निगार तो निगार, माह कामिल का मुंह भी खुला रह गया। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? गुलजान की तमाम तर तवज्जो अब उस आदमी पर थी। मैं इस निज़ाम की तफरीक से तंग आ चुका हूँ। हमें इस बार कोई मर्द हुक्मरान चाहिए। उसने मदद तलब नज़रों से अपने साथियों को देखा। तख्त जिन्स नहीं, लालच और ताकत का परस्तार है। दिमाग में एक ख्याल से कूदा, तुम्हें इस गुस्ताखी पर सजाए मौत हो सकती है। माह निगार की नज़रों पर वो मर्द बौखला कर लोगों में छुपने लगे। निज़ाम बदला जाएगा। सब ने गुल को यूं देखा जैसे उसका जहन फिर गया हो। चबूतरे के ऐन बीचों बीच खड़ी उसने नगीन ज़दा हाथ सामने बांध रखे थे। जो कोई भी खुद को हुकूमत के अहल समझता है, वो उम्मीदवारों में शामिल हो जाए, अगर वो मेरी शर्त मानने का रवादार है तो। ये नामुमकिन है। निगार के कहने पर आखिरी सीढ़ी पर रुकते गुल ने उसे देखा। यहाँ क्या मुमकिन है, क्या नामुमकिन, ये बात मैं तय करूंगी। मगर हमारा रोज़ अव्वल से मकसद ही दुनिया पर पादिराना निज़ाम वापस लाना है। निगार की बात पर उसके तासरात में दरार आई। तुम लोगों के मकसद से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुकी हूँ। दिल ही दिल में सोचा ज़बान से अदा करने की ना हिम्मत थी और ना ही इजाज़त। मकसद बदल चुका है। अब से हमारा मकसद बका है। बका भी अपनी ही सरजमीन पर मिलती है। माह कामिल ने दखल दिया। गुलजान नीम रुख पर पलटी। ठीक है, फिर हम अपनी सरजमीन पर जाएंगे। दोनों औरतों ने एक दूसरे को देखा, जैसे इस नीली आंखों वाली लड़की से ज़्यादा कोई बददिमाग नहीं। दरबार के वस्त में आते एलानिया हाथ उठाए। रियासत माह मलिका अब से यमनी हुकूमत के साथ इस्तवार अपने तमाम ताल्लुकात तोड़ती है। एक हफ्ते बाद हम दोबारा समंदरी सफ़र की तरफ रवाना होंगे। निगार पर हैरत का थाल बर्तन समेत उलट गया। ये इस फूल को इतने पर कब से लग गए? हम ताउम्र समंदर में नहीं गुजार सकते। अपने हुजरे की तरफ वापस जाती गुल के साथ निगार ने कदम मिलाते हुए कहा, हम पूरी उम्र किसी की मिल्कियत पर भी काबिज नहीं रह सकते। आप माजी के रिवाज की खिलाफत कर रही है। गुलजानी एकदम पलटी। आंखों में सुर्ख डोरियां थी और गालों में जमा खून। मुस्तकबिल अब से मैं लिखूंगी। उंगली उठाते खुद की तरफ इशारा किया। खत में खुद से छोटी लड़की को देखते निगार की गिरफ्त अपनी छड़ी पर गहरी हुई। वो उसकी उसूल तोड़ रही थी। निगार अपनी बर्दाश्त की आखिरी सतह पर थी। बात खत्म करते सब्ज रंगी लिबास वाली मलिका शान बेनियाजी से आगे बढ़ गई। उसके साथ दौड़ती भूरी रंगत और सफ़ेद लिबास वाली शहजादी अबील ने एक नज़र नफरत से घूरती निगार पर डाली और फिर दूसरी अपनी दोस्त पर। कुछ दिन पुराने ख्याल को तस्दीक मिली। शायद नहीं, यकीनन। गुल अलमीरा के मुकाबले तख्त के लिए बेहतर इंतखाब थी। एक बहुत ख़तरनाक इंतखाब। उसका जिस्म पसीने से शराबोर था। हाल से आने वाली आवाज़ें आज की लगी महफिल की गवाह थी, मगर दबीर अलसाजार में नौकरी पर जाने की रत्ती बराबर हिम्मत ना थी। यूँ लगता था इतवार के बाद पीर आ गया हो। हलक अंदर तक कांटों से खबा था, जबकि खुश्क ज़बान तालू से चिपकी हुई। इसे अपनी ग़िज़ा की ज़रूरत थी। जिस्म चिल्ला चिल्ला कर उससे फरियाद कर रहा था, मगर किस्मत बेबस थी। ज़बीउल्लाह पर भरोसा मत करना मुनस्सिफ, वो आदमी तुमसे मुखलिस नहीं। कुमारी की तंबीह कल से कोई 70 मरतबा उसके जहन में गूंज चुकी थी। कल उन तीनों के सामने उसे मुखलिस मशवरा देती औरत की बात दबीर ने ना रद्द की और ना ही तरवीज की। कदमों पर खड़े होने की दुश्वार कोशिश करते उसका जिस्म हलकान होने लगा, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। नज़रअंदाज करते हुए बाजू आंखों पर रखते पुश्त के बल लेट गया। आने वाला भी बजिद था। अब जो दरवाजे पर हाथ रखा तो उठाना भूल गया।
وہ اپنے وعدوں کا پاسدار نہیں، اس کے دکھائے خوابوں میں جینے کی غلطی مت کرنا۔ تابڑتوڑ دروازہ بجاتے دبیر کا دل کیا باہر والے کو بجائے ناوس سے ہنکار بھرتے زیر لب 10-15 تانے دیتا۔ وہ لڑکھڑا کر چوکھٹ کے سامنے کھڑا ہوا۔ سامنے ہی اینک والی عورت کا دستک دیتا ہاتھ بے دھیانی میں اس کے نئے آئے بالوں سے ٹکرایا۔ دونوں سے سک کے پیچھے ہوئے۔ دبیر نے اسے کھا جانے والی گھوری سے نوازا، جبکہ گل جان اس کی کھڈوں میں چھپی آنکھوں سے بے نیاز خود ہی اندر آ گئی۔ کمر پر ہاتھ باندھتے اس نے کمرے سے اٹھتی مشکی ہواؤں میں سانس لی۔ ایسا لگ رہا ہے زندگی کے آخری ایام گزارنے والے مریض کے کمرے میں آئی ہوں۔ کڑوی سے شکل بناتے گل نے تانا مارا۔ وہ ڈگمگ کرتے قدموں سمیت صوفے پر گر گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ملکہ کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ دبیر نے چہرہ ایک طرف ڈھلکاتے جواب نہ دیا۔ بولنے کے پیسے بھی نہیں، ہیرے لیتا تھا وہ شخص۔ کوئی دوا لی ہے تم نے؟ وہ ابھی بھی استانی انداز میں کھڑی اسے جانچ رہی تھی۔ دبیر نے کھلتی بند آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا۔ ذہن ایک دم ماضی کے اوراق کھنگالنے لگا۔ ماتھے پر چمکتے پسینے، نم ہوئے گریبان اور بند ہوتی دھڑکن کے بیچ دبیر السازار کے لب مسکرائے۔ اوپر کی طرف اٹھتے جان فشاری سے مسکراتے ہونٹوں کو دیکھتی گل پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا۔ کتنا بولتی ہے یہ چڑیل! زیر لب کہتے اس کی مسکراہٹ پھیلی۔ گل سرگوشی کی گونج پر آگے آئی۔ یہ تم کس زبان میں میری برائیاں کر رہے ہو؟ میں نے ابھی انگریزی کے علاوہ کوئی اور زبان بولنا شروع کی تو سمجھتے رہنا کیا کہا ہے۔ اس کے استانیوں جیسے انداز پر دیکھتے دیکھتے دبیر کی مسکان اتنی گہری ہوئی کہ چھوٹے دانتوں کے اوپر بنے مسوڑے بھی قدرے دکھے۔ گل جان نے اینک درست کرتے آنکھیں پٹپٹائی۔ ہنستے ہوئے اتنا معصوم لگتا ہے۔ مسٹری مین یہ خیال خود تک ہی رکھا، اسے بتا دیا تو اگلے 151 سالوں تک نہیں مسکرائے گا۔ کیوں آئی ہو بروہا چڑیل؟ آنکھیں بند تھی اور وہ مصر کے اسی سرخ پل کی تازگی میں کھویا تھا۔ کام تھا مجھے تم سے۔ گل کے بدلے انداز پر دبیر کی مسکراہٹ یوں غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ دھیرے سے دھندلا منظر صاف ہوا تو کچھ ہی فاصلے پر کھڑی لڑکی کے تاثرات شفاف ہوئے۔ میں نے 2 مرتبہ تمہاری جان بچائی ہے، اب قرض ادا کرنے کا وقت ہے۔ مرد کی آنکھوں کے پار اندھیرے میں کئی واقعات تھے، مگر آنکھوں کے سامنے کڑوی حقیقت تھی۔ ماضی حال تھا تب زندگی قید لگتی تھی، مستقبل حال بنا تو ماضی میں رہائی مل گئی۔ آہستگی سے گردن اقرار میں ہلاتے وہ سیدھا ہوا۔ اینک والی چڑیل کے لبوں پر ایک جتاتی تاثر ساتھ لگے آئینے میں دکھا۔ باب خادم، یہ روح سے قلب سب کسی مسکان کا اسیر ہے۔ اس چشمے مہر کے آگے ساری میں ردی کا ڈھیر ہے۔ ایک دن اور کچھ گھنٹے ہو چکے تھے۔ رازوں کی اس پوٹلی کو سینے میں چھپائے عام طور پر طریقے سے کام کرتے۔ ہر اگلے لمحے کے ساتھ اس بھید کا وزن بھاری ہو جاتا۔ اب یہ اس بھید کا بوجھ تھا یا پھر فاتر اسلام کے غموں کا، وہی بہتر جانے۔ حمام خانے کے عین وسط میں کپڑے دھونے کے لیے جگہ مختص کی تھی۔ ایک چوڑی راہداری کے دونوں طرف اونچائی میں بنی بار تھی۔ اسی بار کے سامنے بیٹھنے کو کچھ اونچائی سی بنائی تھی تاکہ کپڑے دھوتے وقت تمام پانی اس راہداری کی مدد سے بہتا ہوا ایک طرف بنے سوراخ سے قلعے سے باہر چلا جائے۔ لکڑی کی بالٹیاں سامنے موجود تھی۔ رات بھر کپڑوں کو کلف لگا کر بھگونے کے بعد اسے دھونے کا سامان قریب ہی مہیا تھا۔ ایک طرف بنے بڑے سے غرف ٹب میں پانی پہلے سے ہی موجود تھا، وہاں سے اپنی بالٹی بھرو، بہتی پانی کی راہداری میں استعمال شدہ پانی انڈیلو اور باہر لگی نکیل اور رسیوں پر ٹانگ دو۔ ہلکے بھورے رنگ کے جلبیا میں اس کے بازو کف تک چڑھے تھے۔ اپنے بھگوائے کپڑوں کو اٹھا کر لاتے فاتر اسلام کا چہرہ خالی تھا، مگر ذہن میں بھگدڑ۔ یونس کو بہکایا گیا ہے۔ وہ کم عمر پاکستانی لڑکا غیر قانونی طور سے بیرون ملک جا رہا تھا، اسمگل ہو کر ماہ ملکہ آ پہنچا۔ یہاں آتے وہ بھی فریب اور سچ کے درمیان تفریق بھول گیا اور اب اپنے اندر موجود غصہ اور جبر کو بے لگام چھوڑ بیٹھا ہے۔ کپڑوں کو اٹھا کر دونوں ہاتھوں میں رگڑتے وہ سارا غصہ ان بیچاروں پر اتار رہا تھا۔ کبھی چوڑے ڈنڈے سے ان پر ظلم کرتا تو کبھی دائیں بائیں اچھالتے ان پر بربریت کے پہاڑ توڑتا۔ اس سے یہی کہا گیا ہے کہ فاتر اسلام ملکہ ماہ کے دشمن ہے۔
लीबियाई जासूस होने के साथ साथ तुम माह मलिका की रियासत को तबाह करने निकले हो। तभी वो लड़का जो खुद को वाकई किसी पादिराना निज़ाम का जानशीन समझता है, तुम्हारे खिलाफ भड़क उठा। कसीर तादाद में नशा देने की एक बुनियादी वजह ही ये है कि उसका जहन हर वक्त एक सोती जागती कैफियत में रहे। इसी ही बुनियाद पर वो गुल के खिलाफ भी एहतजाजी तंजीम उसी ने शुरू की है। कपड़ों को सख्ती से निचोड़ते उसने सामने यूनिस की गर्दन तस्वुर की। इतना भी कोई गधा हो सकता है। गीले लिबास को मजीद कस बल देते उसके हाथों और बाजुओं की नसें शिद्दत और नफरत से नुमाया हुई। जहन में वो यूनुस को गंजा करने के 101 मंसूबे बुन चुका था। तुम अबुसलाम ज़हूर के बेटे हो। माह मलिका वाले तुमसे खार खाते हैं। कुमारी का एतराफ़ दोबारा झमाके से याद आया तो उसने मुतनफ़िर अंदाज में गीले कपड़े बार से मारे। उड़ते छींटे सामने की दीवार को भिगो गए, मगर उसका तैश कम ना हुआ। दोबारा कपड़े बुलंद किए और फिर बार पर दे मारे। उसकी हथेलियां सुर्ख होकर ढकने लगी। कपड़े दहकने लगी। कपड़े को पानी की परात में उछालते उसने दोनों बाजू ईंटों पर रखते सर झुका दिया। कुछ देर आंखें बंद करते वो वहां जाना चाहता था जहां अमन था। वो आंखें खोलेगा, सामने माँ की गोद होगी। बाप उसके बालों में उंगलियां फेर रहा होगा। वो बेफिक्र सा मनमौजी में होगा। जब आंखें खुली तो ख्वाबों का तसलसल भी टूट गया। अगर मैं अपने नाम के आगे से अपने बाप का नाम हटा दूं तो क्या दुनिया मुझे फिर भी पहचानेगी? थक कर सोचते वो नाउमीदी की आगोश में सिमट गया। जिस मकसद के तहत उसने पिछले 6 साल रियाज किए थे वो मुकम्मल तो हो गया, मगर फातिर इस्लाम अधूरा रह गया। उसकी ज़िंदगी की आखिरी बुनियाद क्या थी? ज़माने के गमों को एक तरफ रखते उसने कपड़ा उठाया। ये धोने तो किसी का बाप नहीं आएगा। कपड़े को खोलकर झाड़ते उसे एकदम ही आहट महसूस हुई। चेहरा फेरा और हाथों की रफ्तार थम गई। अलमीरा इनायत मोहसिन धुले हुए चेहरे के साथ एक तरफ बने पुल की मदद से दूसरी मसन की तरफ जा रही थी। जब तक वो उसके सामने आकर रुक नहीं गई, फातिर इस्लाम यूं ही कपड़ा उठाए खाली अलजहन खड़ा रहा। हल्के आसमानी लिबास में बिना किसी बनाव सिंगार और आराइश के वो ताज़ा दम लग रही थी। फातिर ने एक नज़र उसके कस के बांधे बालों को देखा और फिर उसके हाथ में मौजूद कपड़ों की परात को। उसकी नज़रें हाथों पर महसूस करते अलमीरा ने टालते हुए वजाहत दी, मैं कपड़े धो लूंगी। ये जंजीरें इतनी भारी नहीं। फातिर ने गैर जज्बाती निगाह उन लोहे की बेड़ियों से हटाते उन हल्की अगजर आंखों में डाली। दुख रहा है, निशानात यकीनन नकली होंगे। अलमीरा सटपटाई। जब नफरत थी तब भी उसकी नज़रें खौफजदा करती थी। जब इंसियत हुई वहां भी नज़रों पर घबरा जाती थी। कपड़े एक तरफ रखते उसने कलाई पर बने जख्म छुपाने की कोशिश की। फातिर से वो जद्दोजहद छुपी ना रह सकी। सफ़ेद कलाई पर बनी ज़रबें और रगड़े देखते उसकी पशेमानी समेत तकलीफ भी ताज़ा हुई। जंजीरें थोड़ी देर के लिए उतार दो। फातिर का लहजा खाली था। ये नहीं उतरेंगी। इनकी चाबी अदूब के पास है। वो हर जगह देख रही थी सिवाय उसके चेहरे के। वो हर शय फरामोश कर रहा था सिवाय उसके जख्मों को। दोनों के बीच एक बेचैन सी खामोशी मुखेल थी। अलमीरा ने झिझकते हुए भिगवाए कपड़े उठाए। झूठ था, जंजीरें भारी थी, मगर ये तस्लीम करना फातिर के मसाइल में इजाफा करने के बराबर था जो अलमीरा ना कर सकी। वो कदम मिलाकर सफ़र तय करना सीख रही थी। रौंद कर आगे बढ़ जाना अब माजी का किस्सा था। एकदम वो सीधा हुआ और सब छोड़ छाड़ कर बाहर की तरफ बढ़ गया। अलमीरा की चौड़ी चौड़ी पेशानी पर सवालात और हैरत का जाल ज़्यादा देर तक ना रह सका। अगले ही लम्हे वो अब एक बौखलाई हुई अदूब के पीछे अंदर दाखिल हो रहा था। क्या हुआ मलिका को? कहाँ बेहोश? अदूब की घबराई नजरें जो ही सामने सालिम खड़ी औरत पर पड़ी, जबान वही स्पीड ब्रेकर तले आई। आहिस्ता से एड़ियों पर पलटते फातिर को घूरा। तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुमने कहा था मलिका बेहोश हो गई है, फौरन आओ। मगर जहाँ तक मेरी नज़र काम करती है वो अपनी दोनों टांगों पर सलामत खड़ी है। चर्ब ज़बानी को सख्ता लगा जब सामने खड़े मर्द ने बुलंद बार पर पाँव रखते महारत से बीच में बहते गदले पानी का खुला टापा और दूसरी तरफ मौजूद औरत के शाना बशाना आकर खड़ा हुआ। अलमीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। हैरत और अदूब की निगाह में भी कम नहीं थी, जबकि फातिर उन दोनों औरतों के जज्बात से अक्सर अनजान अपनी ही धुन में था। अलमीरा की कलाई पकड़कर आगे बढ़ाई। तुमने सुबह इसकी जंजीरें उतारी थी? मर्द की आंखों में खालीपन था, मगर उसकी आवाज़ में सख्ती। अदूब ने नादम होते गर्दन इकरार में हिलाई।
तो फिर ये जख्म दिखे थे? फातिर की आवाज़ कुछ बुलंद हुई। अदूब ने फिर सर अज़बात में हिलाया। आंखें ख़राब थी जो इनको नज़रअंदाज कर दिया, या दफ़ा या दिमाग गैर हाजिर था। वो बुलंद आवाज़ में गोया हुआ। अलमीरा को बड़े दिनों बाद पहले वाले अखड़ मजाज फातिर की झलक दिखी। गर्दन उठाए वो अपने खैर ख्वाह को देखने में महू थी। अदूब ने मुठ्ठियां भींचते दबे हुए लहजे में तंबीह की, मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ जो तुम मुझ पर यूं चीखोगे। तुम्हारी मुलाजमत का ही नतीजा है जो अब मलिका के फ़राइज़ मुझे याद दिलाने पड़ते हैं। कदरे धीमा होते उसने दो टोक अंदाज अपनाया। सारे माह मलिका का गुस्सा वो अब अदूब पर उतार रहा था। अलमीरा को इस लिबानी की आंखों में बनती नमी की पतली लकीर दिखी। दिल मसल कर हथेली में आया। तुम अदूब पर भरोसा कर सकती हो अलमीरा। वो मोहरा नहीं, तुम सब की तरह मगलूब है। मगर कुमारी के कहे अल्फाज उसके जहन में थे, जबकि अदूब की आंसू बनाती आंखें मंजर में। एकदम अलमीरा ने साथ खड़े मर्द की कोहनी दबोची। फातिर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं ठीक हूँ अदूब, तुम बस मरहम का सामान ला दो। पहली बात फातिर से और दूसरी मुस्कुराकर अदूब से कहते उसको काम करना चाहा। गर्दन झुकाकर उसे देखते फातिर के चेहरे पर पेचीदगी के सिवा कुछ न था। एक ममनून निगाह अपने कमरा नशीन और एक काटदार निगाह अपने फरेब कार पर डालती खादिमा बाहर चली गई। अलमीरा ने फातिर की कोहनी छोड़ दी। दोनों के दरमियान किसी नज़र किसी लफ्ज़ का तबादला ना हुआ। फातिर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो पुरसुकून रहे, और अलमीरा की हालत उससे हुक्म चलाने की इजाज़त छीन चुकी थी। दिमाग के खानों में अभी भी फौजी सरबराह के इंकशाफात टकरा रहे थे। मगर भम्मन से दूर रहो अलमीरा, वो उन्हीं का तराश करदा पत्ता है, एक आम सा कान आर्टिस्ट जिसे उन्होंने कत्ल में फंसाते धोखे से अपने साथ मिलाया है। वो कुमारी को अब कैसे बताती? भम्मन पाशा तो पहले ही अजनबियों के सिफ में मशमूल था। कुछ ही देर बाद अदूब ने अंदर आते पुल चढ़कर अलमीरा की तरफ आना चाहा, जब फातिन ने उसे बीच राह में ही धर लिया। हाथ से मरहम पट्टी का लकड़ी से बना बर्तन और चाबियां लेते उसने एक निगाह गलत भी उस नारंगी गुड़िया पर नहीं डाली। अलमीरा ने पल के झपकते उसे तसल्ली दी। जवाबन अदूब दिल से मुस्कुराई। उसका भरोसा अलमीरा के ज़मीर पर घूंसे की तरह लगा। गोल होठ यकलख्त नीचे को मुड़े। काश अदूब, मैं तुम्हें बता सकती क्या सच है क्या झूठ। न जाने तुम जैसे और कितने इंसान यूं ही बेफिक्री में जीते बेनाम मौत के घाट चढ़े होंगे। मगर उसकी दूर जाती पुश्त को देखते अलमीरा को अपनी बेबसी का एहसास हुआ। दूसरी तरफ फातिर अब उसकी कलाइयों को बेड़ियों से आज़ाद किए मरहम का सामान तैयार कर रहा था। अलमीरा ने उसके झुके सर को देखा तो बस ठंडी आह भरकर रह गई। फातिर ने ठटक कर सर उठाया। क्या हुआ? जरासिम कश में रुई डुबोते मर्द को देखते अलमीरा ने शिकायत की। तुम्हें अदूब पर यूं नहीं चीखना चाहिए था। फादिर की हरकत करती उंगलियां बेहरकत हुई। ये तुम कह रही हो? भूरी सुनहरी आंखों में शकूक थे, वो जो अपनी हाक में जताने के लिए दूसरों को नीचा दिखाती है। अलमीरा ने लबों को एक नापसंदीदा तासुर में खींचा। वो सब मेरा माजी था, अब मैं बदल रही हूँ। थोड़ी उठाकर ऐलान किया तो फातिर उसके अंदाज पर हंस कर रह गया। अलमीरा के कानों से धुआं निकलते निकलते बचा। मैं संजीदा हूँ फातिर, तुम्हें अपना गुस्सा यूं अदू पर निकालने का कोई हक नहीं। तुम्हारी हालत की जिम्मेदार किस्मत है इसमें ना किसी अनजान का कसूर है ना तुम्हारा। वो उसकी बातें सुन रहा था, मगर समझने से पहले कान से निकालता था। झुककर अब उसकी कलाई पर रुई का गोला रखा। किसी गैर पर चिल्लाकर उसे तकलीफ देकर तुम्हारा गुस्सा कम नहीं होगा, और ना ही खुद को कोस कर तुम्हारा जहनी दबाव खत्म होगा। झगड़ो मत और तकदीर कबूल कर लो। फातिर ने सुनकर सर हिला दिया। समझने से पहले ही जहन से भी निकाल दिया। अब किस अलमीरा को उसके अंदाज पर वाकई गुस्सा आया। अपने खाली हाथ से उसका चलता हाथ पकड़ते रोका। फातिर ने एकदम थमती धड़कन समेत सर उठाया। सामने वो आंखों से शोले निकालते उसे घूर रही थी। मर्द ने नजरें चुराई। मेरे अल्फाज फालतू नहीं है जो तुम इन पर सोचने के बजाय हवा में उड़ा रहे हो। जब बोल रही हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है तो मान लो ना कि गलती नहीं है। क्यों फालतू में खुद को तकलीफ देकर मेरा भी जीना हराम कर रहे हो? सर के खम से उसे ललकारती अलमीरा का गुस्सा उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा था। आंखें छोटी किए और गहरे सांस लेती वो अपने तबीब को घूरती गई, जब यकदम ही सामने से मध्यम सी हंसी सुनाई दी। अलमीरा के माथे के बलों में कमी आई। देखते देखते फातिर की हल्की मुस्कुराहट जलतरंग कहकहे में बदल गई। अब के अलमीरा का गुस्सा केटू की केटो की चोटी पर पार कर चुका था। तासुरात भापते खादिम ने गोल मुट्ठी रखते हंसी का गला
گھوٹا مگر ہنسنا چھوڑا نہیں۔ اسے خاموش کرنے کی نیت سے المیرا نے منہ کھولا جب فاتر نے ہنسی کے دوران ہی اس کی خراش زدہ کلائی نرمی سے اپنی طرف موڑی۔ آئندہ کسی کو موٹیویشنل ٹاک مت دینا، خودکشی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اپنی آنکھ کے کنارے آئے ایک آنسو کو انگلی کے پور سے چنتے اس نے خوشگوار مزاج سے کہا، کیا کہنے لگی تھی؟ کوشش کے باوجود بھی یاد نہ آیا۔ لال ہوتی گال سمیت چہرہ جھکاتے اس نے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ اب یہ سرخی غصے کی وجہ سے تھی یا شرم کی وجہ سے کون جانے۔ ماحول کی غمگین فضائیں بدل کر اب شادمانی کے گیت گا رہی تھی اور اسی خورسند سناٹے میں اس کی مرہم پٹی کرتے ہاتھ پر جھکا تھا۔ المیرا نے دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کی۔ اس کی جھولتی زلف کو دیکھتے ایک بار پھر ہاتھ لگا کر چھونے کا احساس زندہ ہوا۔ جذبے کو فوراً سے دباتے عورت نے اپنی نگاہیں پھیر لی۔ اسے اپنا ذہن ہٹانا تھا۔ آنکھیں بند کرتے کل کا واقعہ دہرایا۔ سینڈی کا قتل ماہ ملکہ والوں نے ہی کیا تھا، مگر میری اطلاعات کے مطابق بھمن اسے لوٹنے کی نیت سے پہلے گیا تھا۔ وہ جاگ گئی اور دونوں کی ہاتھا پائی کے دوران اس کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ بوکھلا کر وہاں سے نکلتا مرد یہ نہیں جانتا تھا ماہ ملکہ والے کمزور موقع کی طاق میں ہوتے ہیں۔ وہ ان کا مہرہ ہے، مگر وہ ان کی اصلیت سے واقف ہے۔ جس طرح وہ اس کی طرف آیا تھا بالکل ویسے بار پر قدم جماتے واپس اپنی چھوڑی جگہ سنبھال لی۔ المیرا کی زنجیریں ابھی بھی زمین بوس تھی۔ فاتر کو دیکھتے اس کی سوچوں کا تسلسل کماری کے لفظ تھے۔ ابیل اس سب کو حقیقت مانتی ہے۔ بھمن ان کی سیاہ کاریوں کو نامی گرامی ہی جانتا ہے اور شاید جان بھی جائے گا۔ ابھی تو بس اس کو 3 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ پانی کی بہتی راہ کے اطراف بنی حدود کے پیچھے دو گناہ گار آمنے سامنے موجود تھے۔ مرد کی جنگ اس کا مستقبل تھا اور عورت کا مسئلہ اس کا ماضی۔ آئی ایم سوری۔ فاتر اسلام کا اٹھتا بازو ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ معذرت خواہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر رنجیدگی، پچھتاوا، حزن، ملال، امید کے بیچ سب سے برتر جذبہ ندامت کا تھا۔ المیرا عنایت محسن کے دل کی سیاہی اپنا اعمال نامہ دہرائے جانے پر بدل رہی تھی۔ کس بات کے لیے؟ مکمل سیدھی ہوتے اس نے گہری سانس لی۔ ہر اس زیادتی کے لیے جو میں نے ماضی میں تمہارے ساتھ کی، تم سے اپنے جوتے بند کروا کر بار بار جھکانے پر معذرت، پھر تم سے کیا معاہدہ نہ نبھانے کی معافی، تم پر قاتلانہ حملے کا شک کرنا، تمہاری گردن پر چھری رکھنا، تمہیں بیزار کر کے تھکا دینا، بھمن کو تم سے برتر رکھنا اور سب سے آخر میں المیرا نے سانس آزاد کی، تمہیں تمہاری ماں کے نام کا طعنہ دینا۔ فاتر کے ذہن کی گرہیں آخری اطراف پر کھلنے لگی۔ میں اس سب اور اس کے علاوہ بھی ہر بے ایمانی اور ہر بے عزتی پر شرمندہ ہوں۔ دوسری طرف کھڑے آدمی کی آنکھوں سے آنکھیں ہٹائے بنا اسے معافی مانگنے پر رتی برابر سبکی کا احساس نہ ہوا۔ جب ظلم کرتے وقت نہیں گھبرائی تھی تو اس ظلم کو درست کرتے وقت کیوں ہچکچائے؟ فاتر کچھ لمحے تو یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ نم کپڑے سے نکلتے قطروں کی ٹپ ٹپ اس کی دل کی دھک دھک سے کم تھی۔ واہ ہوئے لبوں کو ملاتے اس نے جذبات میں سر ہلا دیا۔ اظہار شرمندگی کو خراج مل گئی۔ المیرا کو اپنا آپ ہلکا محسوس ہوا۔ ماننا پڑے گا۔ فاتر نے آئی برو اٹھائی۔ تمہاری بدلنے کی اسپیڈ کی تو بڑی تیزی ہے۔ تعریفی کلمات صرف دل پر نہیں روح پر لگے تھے۔ سر تا پیر سرشار ہوتے اس نے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلتے اپنی خوشی چھپائی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے کپڑے بھی اب میں دھوؤں گا۔ ساری خوشی اگلے ہی لمحے غارت ہوئی۔ کچھ کڑوا کہنے سے خود کو روکتی لڑکی اب اس وقتی دھوبی کو دھلے کپڑے اٹھا کر باہر جاتا دیکھ رہی تھی۔ ایک اداس نظر بھیگے لباس پر ڈالی، دوسری اپنی کلائی پر، تیسری دروازے کی اوٹ سے نظر آتے مرد پر جو اب رسی پر کپڑے ٹانگ رہا تھا۔ کیا تھا جو 5 منٹ بعد معافی مانگ لیتی؟ کیا معلوم وہ تمہارے کپڑے دھو دیتا؟ خود کی ہجرت کو کوستے اب وہ بے دردی سے ریشمی لباس ہاتھوں سے رگڑنے لگی۔ کچھ لمحے ہی گزرے تھے جب اس کی کلائیوں پر بندھے کپڑے بھیگ گئے۔ اندر موجود زخموں کی جلن پر اس نے سسک کر ہاتھ پیچھے کیے تو نظر دروازے پر پڑی جہاں کھڑا مرد جیب میں ہاتھ ڈالے کندھا دروازے سے جوڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیزاری سے خط اٹھاتے فاتر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں ایک شرط پر تمہارے کپڑے دھو دوں گا، اگر نہیں سنی، اگر تم مجھے قہوے کا اچھا سا کپ پلا دو تو۔ جل کر اس کی بات کاٹتے وہ دوبارہ پانی میں ہاتھ ڈال چکی تھی جب اس کی جلی کٹی سے بے پرواہ فاتر اسلام نے اپنی بات مکمل کی۔ المیرا تو جگہ پر ہی جم گئی۔ حیرت سے
उसे उस सरफिरे को देखा। तुमने जो कल नान गरम कर उन पर शहद लगाया था, यकीन मानो सब अशश करके रह गए थे। इंसानों की तरह पुल की मदद से उस तक आता फातिर मुस्कुरा रहा था। इतने सलीके से तो कभी नजब भी काम नहीं कर पाया। ठहर कर उसके रूबरू बैठा। मुझे अब कहवा या कॉफ़ी पीनी है, जो भी तुम्हारी मर्जी, ओपन चॉइस, मगर शर्त ये है वो तुम बनाओगी। इसे हमारा पहला बाकायदा मुआहदा समझ लो। मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगा, तुम मुझे अपने हाथ की बनी कहवे, चाय या कॉफ़ी पिला दो। दाढ़ी में छुपे होठों समेत लंबी पलकों वाली आंखें मुस्कुरा रही थी। उसे आगे झुकने का इशारा करते अलमीरा खुद भी आगे आई। अगर अपने हाथ से बढ़ा बढ़ा पानी का गिलास थमा दूँ तो अपने हाथ से भरा पानी का गिलास थमा दूँ तो मासूमाना सवाल। मैं भी अगर यही गंदे कपड़े बाहर टांग आऊँ तो? आजिज़ी तो फातिर इस्लाम पर भी ख़त्म थी। हल्के भूरे बालों वाली लड़की ने पीछे होते उसे कारोबारी अंदाज में देखा। फातिर भी तीर की तरह सीधा हो बैठा। पाकिस्तानी लड़की ने एक नज़र गंदे कपड़ों पर डाली और दूसरी अपनी जख्मी नम कलाई पर। फैसला मुश्किल नहीं था। मुझे तुम्हारी शर्त कबूल है फातिर। क्या याद करोगे किस फराग दिल मलिका ने चाय पिलाई थी? हाथ पर हाथ मारते अब उसने धोबी के लिए मैदान साफ किया। फख्र से अपना ओहदा कबूल करते फातिर ने सीने पर हाथ रखते दाद वसूल की। उसका अंदाज ऐसा था कि अलमीरा की हंसी छुपाए भी न छुपी। इस मौत की खारजार में दो दुश्मन गंदे कपड़ों के बीच मौजूद अपने अहवाल पर कह कहे लगा रहे थे। इस औरत की मखमली भारी आवाज की हंसी इस मर्द की कांच सी तेज आवाज के तबस्सुम में घुलकर हकीकत का सोज बनाने लगी। कुछ देर बाद वहां से निकलते अलमीरा का रुख बावर्ची खाने की तरफ था। दिल ही दिल में कड़क पाकिस्तानी चाय बनाने का इरादा करती अभी वो 2 कदम ही चली थी जब राहदारी में भागते 2 बच्चों को देखते उसका माथा ठनका। हैरत उनके भागने पर नहीं, बल्कि हैरत उनकी सियाही से अठे चेहरे पर हुई। रोशन आंखों में जहां मासूमियत का खाना था, वहां वहशत बसेरा थी। अलमीरा के कदम आहिस्ता मगर बिना रुके उन्हीं के भागे हुए रास्ते की सिमत चल पड़े। पीछे फातिर इस्लाम उसके कपड़े झाड़ते ताड़ पर डाल रहा था। आगे जाती अलमीरा के हवास लम्हा ब लम्हा मौतिल और दिल डूबता गया। फासले पर मौजूद बावर्ची खाने की गिर्द भीड़ थी, बल्कि भीड़ छोड़ो, यूं लगता था जैसे किले की सारी जमात वहां आ जमा है। तुम तन्हा राहदारी के सरे पर बहुत से लोग थे जब अलमीरा की समाज से उनका शोर टकराया। गोदाम में आग लग गई है, बच जाने वाला सारा खाना जल चुका है। इस ऐलान पर उसका उठता कदम हवा में ही जमूद हुआ। दिल की धड़कन बंद हुई और जिस्म का सारा खून निचड़ गया। बावर्ची खाने के खुले दरवाजे से निकलती आग की जलती बू उसके नथनों से टकरा कर दर दीवार में फैल गई। लोग अपनी जानों को बचाते दीवाना वार उसके अतराफ भाग रहे थे। इसी असना में एकाएक 3-4 लोगों के कंधे उससे टकराए। वो जो जहनी तवाज़ुन खो चुकी थी, अब जिस्मानी तवाज़ुन भी बरकरार न रख सकी और उल्टे कदमों के बल ज़मीन बोस हुई। शोले शोर और शिकस्त की जीती तस्वीर वो जलता खाने का मस्कन था। इस सब के बीच बैठी औरत की आंखों में आग का अक्स था। लोग कसरत से पानी डालते आग बुझा रहे थे, कोई कपड़ा बिछा रहा था, कुछ औरतें लोगों को भगा रही थी, बच्चे रो रहे थे, भूखे किस्मत को कोस रहे थे और मुफलिसी इन सब पर हंसकर लोटपोट हो रही थी। वो भी तो बावर्ची खाने में ही जा रही थी। अगर जो आग में वो मर जाती तो? मौत के खौफ ने दिल के खाने अपने शिकंजे में किए। अलमीरा को लगता था मोहब्बत आपको हर खौफ से आज़ाद करती है, मगर आज उसे अंदाज़ा हुआ मोहब्बत तो सिर्फ सहारा है, डर से रिहाई में इंसान अपना साथी खुद है। एक आग खाने को लगी थी, दूसरी अवाम के जज्बात को। पहले ही खाना तोल तोल कर बनता था, अब तो हाल ये था कि बचा कुचा सब कुछ जलकर खाक हो गया। चीखते चिल्लाते वो 70-80 लोग दरबार में जमा थे। आज वो कुशादा कमरा वसत में घुटने लगा। लोग यकजा होकर हक का परचम लहराने आए थे। ढलते सूरज का वक्त था और शायद किसी ज़मीनी फिरौन की हाकमियत का भी। हम पल पल भूख से मर रहे हैं, हमारा मांस हड्डियों से चिमटने लगा है। हम में कुछ भी करने की सख्त नहीं है, हमारे हुकूक पूरे किए जाए। वही 17 साल लड़का जो कुछ दिन पहले जज्बातियत के नशे में धत होता था, आगे आया। अब यहाँ एक अक़लियत की नुमाइंदगी करते यूनुस अपनी उम्र से कई साल बड़ा दिख रहा था। तख्त पर बैठी गुलजान की
पुरफिक्र निगाहें अपने लोग की तड़प पर जल रही थी। माह निगार, माह कामिल, ज़बीउल्लाह, शहज़ादी अबील, भमन पाशा, अदूब, ये तमाम और कुछ वज़रा गुल के सामने किसी मजबूत दीवार की मानिंद खड़े थे। उनके बजाय अलमीरा तख्त के बाएं साए में थी, जबकि फातिर इस्लाम दाएं जानिब। दबीर अलसाजार एक कोने में रखी मेज़ कुर्सी पर अपनी हथकड़ियों समेत बैठा था। कमरे की जलती चिंगारियां मुफलिस लोगों के जज्बों से कई गुना कम थी। हमारे बच्चे सिसक कर मर रहे हैं, एक कदरे दुबले पतले मर्द ने रोते हुए हाथ जोड़े। हम पर रहम न खाएं मगर इन पर तो तरस खाए। बगावत की गर्ज से ये आग तुम एहतजाजों ने ही लगाई है, अब इस जहन्नम में खुद ही जलकर खाक हो। निगार ने चुपते हुए हतक आमेज लहजे में उस बिलखते फर्द को देखा। बचपन से सुनता आया हूँ और आज़ाद का दिल नरम होता है, मगर यहाँ तो हमें छोड़ो, हमारी आने वाली नस्लों पर भी जुल्म ढाने वाली तुम ही सब हो। दो औरतों ने चीख कर निगार को आईना दिखाया। तख्त के पीछे खड़ी अलमीरा इस सारे में खामोश थी। तख्त के दूसरे सिरे पर खड़ा फातिर भी गैर मजहर सा था। तुम लोग अपने हालात से वाकिफ थे, अच्छी तरह जानते थे कि कहत का वक्त दूर नहीं, बस मुश्किलात खड़ी करने की नीयत से ये साजिश रचाई। देखने वाली आंखें जल रही थी, सुनने वाले कानों में अपने गुस्से का शोर था। जब अमन पाशा ने आगे आते उनकी खून आशाम नजरों का सामना किया। साजिश तो कोई और भी रचा सकता था पाशा सैयद साहब। मुल्क मलिका के दो टोक रवैये पर सफ़ेद पतलून कोट वाले मर्द ने ज़रा सी गर्दन फेरी। गुलजान का तन्हा हीरे वाला ताज पुररोशन था। गद्दी से उठते उसकी चाल में पिछले दिनों की लड़खड़ाहट और बेबसी अनका थी। अगर पीठ पर वार करने की ही बात है तो उसकी तो बेशतर वजूहात आपके पास से ही निकलती है। गुलजान का सब्ज़ काई जैसा लिबास एतराफ़ में बिखरा था। अलमीरा पेचीदगी से उसकी बुलंद पुश्त देखती रही, जबकि फातिर इस्लाम इस सब से बेअसर था। मुबहिम बातें आप पर जचती नहीं मलिका, मगर फरेब आप पर खूब जचता है भम्मन। कदम दर कदम चलकर आते वो सीढ़ियों के किनारे ठहरी। थोड़ी उठी थी और अनाबी होठों पर तंजिया तबस्सुम था। अब की इस भारी जसामत वाले मर्द के कान दहकने लगे। कहना क्या चाह रही है? कामिल ने अपने साथी को बेफिक्री से देखा और फिर बिना रुख फेरे गुलजान को। मेरी रियाया इस कदर जालिम नहीं कि अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारे। अलबत्ता आप हमारे कदम ज़रूर काटने के ख्वाहिशमंद है। जाहिर सी बात है आपकी ज़मीन पर हमारा कब्जा जो है। मोहम्मद की रोशन निगाहों में ताजुब खैज लाइलमी थी। गुल की आंखें पथराई और गर्दन की नसें नुमाया हुई। गोदाम में आग हमने नहीं आपने लगाई है, ताकि हमें भूख से दो चार करके अपनी बात मनवा सके। हमें मुफलिस करके आप माह मलिका की बेकसूर अवाम को जहनी मरीज बनाना चाहते थे। हमसे मुआहदे के दौरान यकीनन आपके यही इरादे होंगे, तभी तो इस किले में आते साथ आए दिन हमारे लिए नित नए मसाइल खड़े होते हैं। गुलजान के अल्फाज में तेजी और लहजे की बुलंदी तेज से तेज तर हो गई। जहाँ सारी अवाम भमन को जलाकर भस्म करने के दर पर थी, वहीं भमन पाशा का मुंह खुला का खुला रह गया। चबूतरे पर विराजमान मलिका रोशनियों तले ताकतवर दिखी। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है, चिल्लाकर अपना दफा किया तो गुल की नज़रों में तपिश दुगनी हुई। हकीकत है ये। शहजादी अबील ने अपनी आंखों से तुम्हें आग लगने से कुछ देर पहले गोदाम में जाते देखा था। गुल के एक वार पर नेज़ों का रुख तब्दील हुआ। सुरमई चमचम करते लिबास वाली अबील पर हैरत का नंगा परबत टूटा। टहल कर दो कदम पीछे हुई तो उसे माह निगार समेत ज़बीउल्लाह की गहरी निगाहें खुद पर महसूस की। क्या मैं सच नहीं कह रही शहजादी? क्या आपने ही मुझे भम्मन के अमाल से आगाह नहीं किया था? अगर आपने कहा मैं झूठी हूँ तो यहाँ खड़े तमाम लोग जान जाएंगे कि जिस लड़की को हमने पनाह दी वो दरअसल एक गद्दार और फरेबकार है। ताश का घर जिसकी मालिक कभी अलमीरा थी, आज गुलजान उस पर आखिरी पत्ता रखते खेल की बिसात उल्टा गई। दूर खड़ी ज़मरत अलमीरा को आंखें झपकने के बावजूद भी मंजर पर यकीन नहीं आया। वो पुख्तगी, वो अज़म, वो चालबाजी, ये गोल्डन गर्ल ही थी क्या? बताए शहजादी। रश में से लोगों ने शोर मचाया, हाथों में थामी छड़ियाँ और नेज़े बुलंद करते। वो खून के प्यासे थे, लबों पर जबान फेरते। अबील ने सबको देखा, उसकी हथेलियों में पसीना जमा हो रहा था। सच कहे या झूठ? तमाम निगाहें तख्त के बाएं जानिब खड़ी सुर्ख रुमाल वाली लड़की की तरफ पलटी। एक सौ एक सुर सा था जो गुलजान की आवाज़ ने फूका। भूरे बाल और छोटे कद वाली बुलबुल सदमे में खड़ी बेयकीन थी, हाथ हाथ पहलू में और लव्वा
شہزادی ابیل جواب دے۔ ماہ نگار کا جملہ یکبستہ تھا۔ ابیل کی نظریں جھلملانے لگی، قدم از خود چبوترے کے کنارے تک سڑک گئے۔ دل بے دریغ ہو کر دھڑک رہا تھا، نظریں بے لگام ہو کر اس کا حصار کیے تھی۔ سچ کہے یا جھوٹ، یکدم عورتوں کی آنکھوں میں جیسے بلبل کے لیے نفرت اتر آئی۔ جہاں پر ستائش اور عزت ہوتی تھی، وہاں گھن نے جگہ گھیر لی۔ ابیل کا وجود ہولے سے لرزنے لگا۔ شہزادی ابیل ہی بہمن پاشا کے جرم کی عینی گواہ ہے۔ کیوں کیا ایسا نہیں؟ بھوری نگاہوں والی اس گڑیا نے سر اٹھایا تو نظر تکرار میں گل سے جا ملی۔ وہاں التجا تھی جو گل کے دل پر بے اثر رہی۔ وہ اجنبی کا دھوکہ معاف کر دے، مگر کسی اپنے کا دھوکہ دینے والی کی مدد کرنا تا حیات معاف نہ کرے۔ سپاہیوں! المیرا کی آواز پر کماری آگے آئی۔ بلبل جیسے کسی خواب سے جاگی، قدم پیچھے کرتے اس نے دور بیٹھی نگار کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، نفی میں گردن ہلاتے مسلسل چیخ رہی تھی۔ کمرے میں اس کی صدا کی گردش ہوئی، لیکن قدم کسی نے نہ بڑھائے۔ ہاں، اعتراف کے بعد لمبی سانس کھینچی۔ میں نے بہمن پاشا کو گودام کی طرف جاتا دیکھا تھا۔ آنسو اتارتے اس کے شکستہ جواب نے گل کے اندر تک ٹھنڈک پہلا دی۔ کمرے میں ہڑبڑاہٹ بڑھ گئی۔ لوگوں کی آوازیں ایک پل کو تھمی اور اگلے ہی لمحے بہمن کی گردن تک آئے۔ یمنی غدار کے ہم غلام نہیں، یہ ہمارے بچوں کا قاتل ہے، جان سے مار دو اس کو۔ بھات بھات کی آوازیں، پے در پہ اٹھتے تانے، مگر سب کا مقصد اور مقام ایک، ناانصافی کا بدلہ۔ یمنی سفیر نے گھبرا کر اپنی موت کو دیکھا۔ سپاہیوں میں بھی بس 5-6 ہی ان بھپری عوام کو روکنے کی غرض سے آگے آئے۔ اپنے تخت پر براجمان ہوتی عورت نے نحوست سے انہیں دیکھا۔ یقیناً یہ کچھ فوجی ماہ ملکہ کے ہی جراثیم تھے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مہدی کتیا کی اولاد۔ بزدل مرد نے فارسی میں ابیل کو گالی دی۔ بنگالی لڑکی گل کے پیچھے چھپ گئی۔ جب عوام میں مدبھیڑ زیادہ ہوئی اور 3-4 توانا مردوں سمیت 2 ہٹی کٹی عورتوں نے بہمن پر حملہ کیا، غصے سے نتنے پھلاتے وہ اپنے آپ کو ان سے چھڑوا رہا تھا۔ کامل نے ناک چڑھاتے باہر کی راہ لی، جبکہ نگار اپنی جگہ سکتے میں رہ گئی۔ نظر اٹھائی تو گل سے جا ملی، جو مسکراتے ہوئے یقیناً اس کے دیکھنے کی ہی منتظر تھی۔ گل کے ایک طرف فاصلے سے المیرا تھی، جبکہ دوسری طرف فاصلے سے فاتر۔ ان تینوں کے سمیت گل سے کچھ دوری پر اس کے سامنے دبیرل سازار کھڑا تھا۔ چاروں ایک تکون کی صورت موجود تھے، چاروں کی سمت یکجا، اور وہ چاروں ہی نگار کو دیکھ رہے تھے۔ اسی پل سیاہ اور نیلے کافتان والی عورت کے دل میں تمام اندیشے مضبوط ہوئے۔ ماہ ملکہ کا زوال آ چکا تھا، اور کہیں سے نہیں، ان کے منتخب کردہ نمونوں سے۔ دوسری طرف بہمن کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا، قمیص کا کف چاک ہو چکا تھا، جبکہ گھٹنوں پر ریت تھی۔ بمشکل خود کو چھڑواتے وہ دروازے کی جانب دوڑا۔ 2 پٹ والے دروازے اسی وقت واہ ہو رہے تھے، جب بہمن پاشا نے جا کر ماہ کامل کو بازو سے تھام کر بیج گروہ کے پٹکا۔ دربار میں جیسے کسی نے خاموشی کا سحر پڑھ کر پھونک دیا۔ ایک سچ تو تم سب نے سن لیا، اب دوسرا بھی سنو۔ کامل کی شاید آنکھوں میں بے یقینی تھی، یقین تو کسی اور کا بھی بحال نہیں ہوا۔ مجھے یہ سب کرنے کا کسی اور نے نہیں، اس عورت نے کہا تھا۔ یہی ہے وہ عورت جو یمنی سلطان کے کان بھرتی تھی، یہی ہے تم لوگوں کی دشمن۔ مارنا ہے تو اسے مارو۔ رانی کامل کی پیشانی پر جاہو جلال کے بل آئے۔ دستانے والے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتے اس نے اپنے پالتو کو دیکھا۔ چبوترے پر کھڑے وہ چاروں اب ہم لکیر تھے، چاروں کے ہی منہ ہلکے اور واہ، اور چاروں کے ہی دل ڈگمگائے۔ ان کی زندگیوں میں پلاٹ ٹوسٹ نہیں، پلاٹ ٹوسٹ میں ذرا سی زندگی تھی۔ الزام تراشی کر رہے ہو؟ کامل کے لہجے میں آنچ تھی۔ اس نے کنکھیوں سے ذبیح اللہ کو دیکھا۔ اگر جو وہاں ہبت اللہ ہوتا تو ضرور اس گستاخی و سفیر کا دم گھوٹ چکا ہوتا۔ بہمن نے سر اوپر نیچے ہلاتے اقرار کیا۔ تم سے میں نے یہی سیکھا ہے رانی، کہانیوں کے مطابق چلو تو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ ماہ کامل نے ہونٹ کا کنارہ بلند کیا۔ مجلس میں ان دونوں کے سوا تمام ذی نفس خاموش تھے، حتیٰ کہ نگار نے بھی مداخلت نہ کی۔ تمہاری کہانی بھی میں ہی لکھوں گی۔ اس حال میں بھی فاتحانہ سرور اس میں کوٹ کر بھرا تھا۔ آہستہ سے کہتے اس نے 3 لمبے ڈگ بھرے اور تبھی نہایت تیزی سے سنہرے لباس میں چھپایا ٹیڑھے منہ والا زنگآلود چاقو نکالتے بہمن کے کندھے میں گھونپ دیا۔ گل جان نے چیخ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ بہمن کا جسم ہلکے سا جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا۔ ماہ کامل نے چاقو مزید اندر گھونپا۔ چکراتے سر اور بند ہوتی آنکھوں کی مدد لیتے بہمن نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرنے کی صحیح کی۔
یہ میرا علاقہ ہے بادشاہ پاشا، یہاں راوی بھی میں ہوں اور قانون بھی میرا ہے۔ اس کا سفید داستانہ خون سے رنگا تھا، ٹپ ٹپ کرتی بوندیں اینٹوں سے ٹکرائی، جوشیلی عوام پر موت کی لہر طاری ہوئی۔ کسی نے کامل کو روکنے کی تردد نہ کیا، چاقو نکالتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہوئی، پسینے سے تر ہوتی پیشانی اور حیوانیت سے مسکراتی نظروں میں بھمن کا تڑپتا سراپا سماتے اس نے اگلے وار کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ جب کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز آئی، کامل نے آگ بگولا ہوتے ابھی چہرہ پھیرا ہی تھا، جب آنے والے نے اس کا ہتھیار والا ہاتھ اپنی طرف کھینچا اور پوری شدت سے موڑتے پشت پر جا لگایا۔ کامل کی سسکی بلند ہوئی اور المیرا نے اس کے بازو کو ایک اور بل دیا۔ سب اتنی جلدی میں ہوا، کوئی نہ کچھ کہہ پایا نہ کو روک پایا، بس سہ گیا اور ذہن میں بسا لیا۔ المیرا کی ہتھکڑیاں اس کی حرکات روک رہی تھی، ورنہ اب تک وہ کامل کا بازو سن کر چکی ہوتی۔ طبیب کے دفتر لے جاؤ اسے۔ المیرا نے ٹھنڈے دھار انداز میں یونس کو دیکھا۔ وہ لڑکا ششدر تھا، رد عمل نہ دے سکا۔ سنا نہیں تم نے؟ مر رہا ہے وہ، اٹھاؤ اسے اور دفع ہو یہاں سے۔ بہت دنوں بعد اس نے اپنے نام سے وفا نبھائی تھی۔ کامل کا بازو ابھی بھی اس کی بے رحم گرفت میں تھا۔ جب کئی لوگوں نے بھمن کو سہارا دیا، کچھ نے اس کے زخم پر کپڑا رکھا اور کچھ نے دروازہ کھولا، ایرانی فریب کار کی آنکھیں کھلتی بند ہو رہی تھی۔ اس کا زندہ رہنا ضروری تھا۔ المیرا کے بیشتر سوال جواب کی وہی کنجی تھا، بازو چھوڑو میرا بازو۔ کامل بن پانی کے مچھلی کی طرح مزاحمت کرنے لگی۔ المیرا عنایت محسن کے چہرے پر چٹانوں سی سختی اور معذرت پر زور تھی۔ المیرا نے خالی ہاتھ سے کامل کے پلو والے جوڑے کو کھینچتے اپنے قد تک کیا۔ راوی کی لکھی کہانیاں بغیر کسی موڑ کے بدمزہ ہے، بس یوں سمجھو یہ تمہاری لکھی روایات میں آنے والا ٹوئسٹ ہے، انجوائے کرو اسے۔ اس کی گردن پیچھے موڑتے المیرا کے چہرے کے نزدیک اس کا کان تھا۔ میٹھی سی سرگوشی کرتے وہ اختتام میں ہنس پڑی۔ از خود غصے میں بل کھاتے ذبیح اللہ کے قدم ان تک اٹھے۔ ماہ کامل کو بچانے کی غرض سے آگے آیا جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا تنبیہ کرتا لمس محسوس ہوا۔ منتشر نگاہیں پھیر کر کندھے پر موجود مضبوط ہاتھ دیکھا۔ دھیرے سے نظریں اٹھائی تو اس ہاتھ کا اختتام عنبر نگاہوں والے ساکن کھڑے مرد پر ہوا۔ فاتر خاموش تھا، مگر اس کی آنکھیں کہتی تھی، اس عورت کو ہاتھ لگایا تو وہ زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہے گا۔ ہر شخص تماشے میں اتنا گم تھا کہ کسی نے بھی ذبیح اللہ کے اٹھتے قدم دیکھے ہی نہیں، سوائے فاتر کے۔ ماہ ملکہ کے ریت رواجوں میں لڑائی جھگڑا ممنوع ہے۔ پیچھے کھڑی دو لڑتی بہنوں کی بڑی بہن کو اپنا بڑا پن یاد آیا تو لاٹھی زمین پر مارتے یاد دلایا، قانون دان کے قوانین میں تبدیلی نسل در نسل واجب ہے۔ فاتر نے بآواز بلند کہتے کھانے کے نگران کو ذرا پیچھے ڈھکیلا۔ آج کے اس ہنگامے کو قانون میں تبدیلی سمجھو۔ نگار کو دیکھتے ایک دل جلا دینے والی مسکراہٹ اچھالی۔ تم ہمارے اصول توڑ رہے ہو خادم خاص۔ نگار کا غصہ امڑ اٹھا۔ میں اصولوں کا بڑا پاسدار بندہ ہوں، انہیں توڑتا نہیں، بس بدل دیتا ہوں اپنے مطلب کی خاطر۔ اس جملے میں خاموش تھا۔ ذبیح اللہ نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کیا، وہیں المیرا نے بھی کامل کو ایک دھکا دیتے چھوڑ دیا۔ تانبے جیسے آنکھوں نے ایک مختصر نگاہ میں المیرا کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ وہ ٹھیک تھی، فاتر کے لیے سب ٹھیک تھا۔ ذبیح اللہ نے آگے بڑھتے کامل کو کندھوں سے سہارا دیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں جلتے تفکر کے جذبات نے کہیں اندر المیرا کو شک میں ڈالا۔ کامل نے بے دردی سے سیاہ آنکھوں اور بغیر بالوں والے آدمی کو دھکا دے کر دور ہٹایا۔ جب کچھ بول نہیں سکتے تو ہمدردی بھی نہ دو۔ بھیڑ میں کچھ لوگوں کے کہے بلند ہوئے۔ نگران کا چہرہ یوں تھا جیسے بیچ بازار میں محبوبہ سے جوتا کھایا ہو۔ اب وہ گونگا تھا تو کیا اس کے ساتھ یہ رویہ جائز تھا؟ سپاہیوں! گل کی آواز پر کماری سمیت 5-6 لڑکیاں دربار میں آئی۔ سب چوکنا ہوئے۔ ماہ کامل کو گودام جلانے کی سزا اور ماہ ملکہ کے رواج کے مخالف کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جائے۔ ماہ نگار کی گردن بے اختیار ہی بلند ہوئی۔ کون سی مخالفت ملکہ؟ ابھی تو تم نے کہا کہ لڑائی جھگڑا ممنوع ہے، پھر یہ جو بھمن پر حملہ ہوا اس کا کیا؟ نگار ہکا بکا ہی تو رہ گئی تھی۔ دونوں آئیبرو اتنی تیزی سے اٹھی کہ گل نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ ذبیح اللہ نے پہلے خوف سے گل کو دیکھا، پھر کامل کو، جس کا چہرہ ایک دم ہی سلیٹی ہو گیا، اور اختتام میں نگار کو۔ سیاہ آنکھوں میں جان لیوا نفرت تھی۔
जो हुक्म मलिका। कुमारी ने आगे आते कामिल को हथकड़ियों में बांधा। वो चिल्लाकर अपना दफा करने लगी, बचाव की नीयत से चाकू उठाना चाहा, जो इससे पहले ही एक सिपाही कपड़े में लपेट चुकी थी। उसे दरबार का दरवाजा पार करते देखते अलमीरा की पुरानी याद ताज़ा हुई। 18वीं माह मलिका से बगावत के जुर्म और तख्त के खिलाफ साजिश करने की सजा में ताज छीना जाता है। कुमारी ले जाओ इसे। आगे आते नीली सिया आंखों ने बेदर्दी से उसके बालों में लगा ताज खींच निकाला। दस सिसकते उसने अपनी बहन को देखा। इससे पहले कि वो कोई जवाबी वार करती, कुमारी ने पीछे से आते मलिका के हाथ बेड़ियों में कैद कर दिए। आदत के बरखिलाफ उसने ना इस बार एहतजाज किया ना मज़ाहमत। अलमीरा को बाजुओं से खींचते दूर ले जा रहे थे। सारा किला तमाशा देखने के लिए जमा था, मगर जो तमाशा बनी थी वो चेहरा उठाए बस एक सिमत देख रही थी। अलमीरा ने सिसक कर आंखें बंद कर ली। इस जिल्लत का जहर नासूर बनकर उससे चिमट चुका था। माह कामिल की चीख पुकार के बीच दूर खड़े फातिर ने अलमीरा के चेहरे पर आई अजियत देख ली थी। बगैर वजह जाने भी वो पसे मंजर समझ गया। शर्मिंदगी ताउम्र के लिए साथी बन चुकी थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। नावल बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये लोग इस एक हफ्ते के अंदर इस जगह से अपनी जान कैसे छुड़ाएंगे, बच पाएंगे भी या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है और अपने कॉन्टेक्ट में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।